एक बार फिर से आप लोगों को अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्वेश्चंस को मैं वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो सामान्य अध्ययन के हैं, मतलब कि एक प्रकार समझे तो जीके जीएस, लेकिन खासकर सीटेट में आए हुए क्वेश्चन, यानी कि जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, और खास आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी और हर तरह के एग्जाम्स के लिए जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको सीटेट और यूपी टेट में ईवीएस के नाम से जाना जाता है। उन सभी प्रश्नों को आज मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, एग्जाम्स में हूबहू छपने वाले हैं। तो कोई वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से स्थित है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे, उसके साथ साथ इसका सही ऑप्शन भी देखेंगे। तो आखिर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है क्या? ये एक प्रकार से ये एक पर्वतमाला है जो कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी है। और आपको बता दें कि ये जो पर्वतमाला है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी है। ठीक है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला का जो सर्वोच्चतम बिंदु है उसको कोजिएस्को पर्वत कहता है, और इस पर्वतमाला की जो कुल ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब कि इसकी जो हाइट है वो 2228 मीटर है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपकी 3600 किलोमीटर। मतलब ये आप समझ सकते हैं कितनी लंबी पर्वतमाला है ये। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी। ठीक है, दूसरा देखेंगे। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण पूर्वी यूरोप के जो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है उसे स्टॉपेज कहा जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो ये मैदान जो है ये पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ है। ठीक है, और इन मैदानों में तापमान जो होता है ग्रीष्म ऋतु में मध्यम से गर्म और शीत ऋतु में ठंडा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? जो दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, वो कौन सी है? माउंट कोटोपैक्सी या माउंट एटना या माउंट का अकांगुआ या फिर माउंट किलिमंजारो? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो 123 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माउंट अकांगुआ। ठीक है, जो माउंट अकांगुआ है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी कुल जो ऊंचाई है वो 6000 फीट है। ठीक है, तो 6000 फीट के साथ साथ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज जो है वो अमेरिका, आप अमेरिका ही याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। यहाँ विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी जो है वो अमेजन पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 124 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल का लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा फंस जाता है। क्लोरोफिल का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है 124 में देखेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, इन चारों में से आपको बताना है किस में पाया जाता है? यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या फिर साइकॉन में? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये यूग्लिना में पाया जाता है। जो यूग्लिना होता है इसी में पाया जाता है, और यूग्लिना एक हरे रंग का एकल कोशिका वाला ताजे पानी का जीव है। ये पौधे और जानवरों जैसे दोनों विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक, पौधे भी और जानवर भी। पत्तियों में एक हरा रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं, और यूग्लिना जो है यूजलेनोइडिया नामक वर्ग का जीव है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 125 देखेंगे। प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी यानी उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना होगा मोर, गौरैया, सारस, क्रेन या फिर तोता। अभी एक मुद्दा बहुत सामने आया था कि जो सारस वाली कहानी थी, आप जानते हैं अमेठी में, अगर आप यूपी से हैं तो आप अमेठी के आरिफ को जानते होंगे, जिसमें कि सारस की कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, न्यूज़ मीडिया हर जगह छा गया था। तो आप समझ लें कि वो एक प्रकार से देखें तो वो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और इसको जो स्थानीय भाषा है, मतलब उत्तर प्रदेश में इसको और क्या क्या कहते हैं? तो इस पक्षी को सरहंस कहते हैं, नीलांग भी नाम से इसको जानते हैं। और इस पक्षी का जो जीव विज्ञान का नाम है वो है ग्रस एंटीगोन। ठीक, और इस राज्य पर उत्तर प्रदेश द्वारा 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये सब तमाम चीज़ें आ सकती हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ये पक्षी दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? दोस्तों ये बाईलिंगुअल है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ये बात मान लें कि वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग इतना तो
आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इतना सहयोग तो ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको सही समय पर मिल सकें। तो इसमें देखना है कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो जो कैल्शियम का जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसको कौन मेंटेन करे रहता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन या फिर सोमैटोट्रोपिन। तो ये 126 में अगर देखें तो इसका देखिए कैल्सीटोनिन जो होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है और जो कैल्सीटोनिन होता है उसे क्या कहते हैं? पैराथार्मोन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये पैराथार्मोन हार्मोन की क्रिया का विरोध करते हुए रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हार्मोन जो होता है वो गैर पोषक रसायन होते हैं और हार्मोन रक्त में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और पैराथार्मोन कैल्शियम संतुलन को नियंत्रिथ करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत जो होती है की मोटाई किससे मापी जाती है? जो ओजोन परत होती है इसकी मोटाई किससे? द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन 127 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका डॉप्सन इकाई में। आपने पढ़ा होगा डॉप्सन, आप जानते होंगे। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है और इस परत की मोटाई मापने के लिए जो होता है वो उसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है और इस परत के गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन द्वारा किया गया था और ये परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों कई सारे मंडल होते हैं जिसमें से समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, और अगर इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो ओजोन परत सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आने वाली परम बैगनी किरणों से रक्षा करती है। जो सूर्य से जो परम बैगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं पृथ्वी पे, उससे जो होती है वो ओजोन परत ही रक्षा करती है, यानी ओजोन परत बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं किसकी? गेहूँ की, धान की, दलहन की या फिर उपरोक्त सभी की। 128 का जो सही ऑप्शन होने वाला है देखिए नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो दलहन फसल की जड़ों में उपस्थित होते हैं। ठीक, किसमें? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और दलहन फसलें जो होती हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं नाइट्रेट यानी NO3 और नाइट्राइट यानी NO2 के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, और इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते। खाने योग्य कवक कौन सा है? जो खाने योग्य कवक होता है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है, एगारिकस, पॉक्सनिया, म्यूकर या फिर राइजोपस। तो खाने योग्य जो कवक होते हैं 129 का सही ऑप्शन एगारिकस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। जो मैंग्रोव पौधे होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे ताकि आपको इसके बारे में पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैंग्रोव पौधे से बहुत क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए मैंग्रोव पौधे जो होते हैं खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक, मैंग्रोव शब्द दक्षिण अमेरिका की एक आदिवासी भाषा गुआरानी भाषा से उत्पन्न हुआ है और ये पौधे जो होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इनका अधिकांश भाग यानी 25 अक्षांश उत्तर और 25 अक्षांश दक्षिण के बीच पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो आवृतबीजी पौधे जो होते हैं इनमें से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? तो 131 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा भ्रूणपोष। ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? तो किस कुल में, इनमें 4 कुल दिए होंगे, उनमें भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? तो ये आपको बताना होगा। ये चारों कुल ये दिए हुए हैं, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, स्टेरेसी, टिसो और सोलेनेसी। इन चारों में से किस में पाया जाता है? तो 132 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रेसिकेसी। ठीक, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो इसमें देखेंगे अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो 133 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एथिल एल्कोहल। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ भी भारतीय महिला विश्वविद्यालय, अब मतलब महिला विश्वविद्यालय की बात आएगी वहाँ पर तुरंत एक ही नाम आएगा, धोड़ो केशव कर्वे। ठीक है, धोड़ो केशव कर्वे यानी DK कर्वे का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो 2 जुलाई 1916 में, ठीक है, मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कर्वे ने की थी। यहाँ पर 1906 लिखा है तो 1906 ही सही ऑप्शन होगा। 1906 में धोलो DK केशव कर्वे ने किया था। आपको बता दें कि जो धोड़ो केशव कर्वे हैं
इन्हें महर्षि कर्वे के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। डी.के. कर्वे को वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और डी.के. कर्वे पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। जो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो किस भगवान से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। 135 का जो सही ऑप्शन होगा, जो पुरी की जो यात्रा है, रथ यात्रा है, वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ठीक है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? जो नासिक में कुंभ मेला है, 136 का जो सही ऑप्शन, बहुत ऑप्शन आसान है, गोदावरी होगा। संध्या क्या है? संध्या एक प्रकार से इन चारों में से क्या है? तो 137 का जो सही ऑप्शन है, ये एक अखबार है। 138 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, 138 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 100। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। इस सदन में 403 निर्वाचित सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद अस्तित्व में आया था और इस विधान परिषद की पहली बैठक जो हुई थी ये 29 जुलाई 1937 को हुई थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ। तो जो भारतीय ध्वज संहिता था 139, ये जो प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 2002 से। ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं और भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय तक फहराया जाए। जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। इस संहिता में ये प्रावधान जोड़े गए थे। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 140 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। थोड़ा सा इसके बारे में हम विस्तार देखेंगे ताकि इसका कन्फ्यूजन और भी क्लियर किया जा सके। देखिए, जो जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रगान की अवधि लगभग 52 सेकंड की है और राष्ट्रगान का जो संक्षिप्त अवधि है वो लगभग 20 सेकंड है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। 141 देखेंगे तो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? फिलहाल तो 141 की बात करते हैं तो इसका जो ओम बिड़ला थे ये थे। ठीक है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 142 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान जोड़ा गया है, मतलब 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। और अंतर्राज्यीय परिषद को सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 28 मई 1990 को किया गया था। ठीक है, 1990 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 143 देखेंगे। 143 में क्या कह रहा है? निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो सभी न्यायालयों में जिसको सुनने या मतलब कि क्या है, जिसमें सुनवाई का जो अधिकार है वो किसे है? तो 143 में जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI इसे कहते हैं। भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि विधिक एडवाइजर। भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो हैं वो के वेणुगोपाल हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके लिए जो आर्टिकल है वो 76 है और दूसरा है आपका 88। ये दो जो आर्टिकल हैं ये महान्यायवादी के संबंध में संविधान में निर्दिष्ट किए गए हैं। 144 देखेंगे। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है कौन सा है? तो 144 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बिजनौर। निम्नलिखित नदियों में कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो जो यमुना नदी की सहायक नहीं है 145 वो है आपकी गंडक। ठीक है, गंडक नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। ठीक है,
गंडक नदी को नारायणी और गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदर पूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी आपको मैं बता रहा हूँ विस्तार भी आपके समझ में आ रहे होंगे और बेहतर आप इसमें कर पाएंगे। आप लोग अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखिए, आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम से पहले और वीडियो के एग्ज़ाम से पहले। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप लोग मेरी क्लासेस करते रहेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 146 का सही ऑप्शन K2 हो जाएगा। और आपको बता दें कि कंचनजंगा की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो 85-86 मीटर है। ठीक है, 85 से 86 मीटर। और अगर वहीं बात करें तो ये चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और जो कंचनजंगा है वही आपकी K2 है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो है सिक्किम में स्थित है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा चोटियों के समूह में 12 चोटियाँ आती हैं। ठीक है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वो कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो 147 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा किम्बरले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 148 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 148 में क्या लिखा हुआ है। 148 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो देखिए क्षेत्र आप अगर देख सकते हैं तो आप यहीं से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। हमीरपुर भी आपका बुंदेलखंड में ही आता है, ललितपुर भी आपका वहीं है, झांसी भी आपका वहीं है, लेकिन जो मिर्ज़ापुर है इसका रूट अलग है। तो इसलिए आप यहीं से देख सकते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा। 149 देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। 149 का ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में। ठीक है, और ये उद्यान जो है भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है और ये उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि ये बनाया कब गया था? तो ये 1977 में बनाया गया था। ठीक है, और मैटूर बांध का निर्माण कावेरी, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो मैटूर बांध संबंधित है कि इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी। उम्मीद करता हूँ आज के आपके जीएस के यानी ईवीएस के 30 में 30 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बीते होंगे, आप बेहतर कर पाए होंगे। और इसी तरह के और एक्सप्लेन के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस बार हिंदी क्लास आएगी, फिर उसके बाद CDP की आएगी। आप लोग हर क्लास करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में तो जय हिंद, जय भारत।